हेलो एंड वेलकम फ्रेंड इन माय चैनल प्रणव फॉर यू नॉलेज फॉर एवरीवन। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है न्यू 7QC टूल। न्यू 7QC टूल या इसको 7M मैनेजमेंट भी कहते हैं, यानी 7 मैनेजमेंट एंड प्लानिंग टूल। ये 1970 में ज्यूस जो जापानीज साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स का जो ग्रुप है उन्होंने सबसे पहले इसको इजाद किया था। न्यू 7QC टूल और पुराने टूल दोनों में डिफरेंस क्या है? पुराने वाले हमारे जो है वो डेटा के ऊपर डिपेंड करते थे कि डेटा ही उसका मेन बेसिस पर था, और वो स्मॉल ग्रुप और छोटी छोटी मतलब इम्प्रोवाइजेशन के ऊपर होता था। जो हमारा नया है जो न्यू 7QC टूल वो क्वालिटिव अप्रोच है, यानी वो क्वांटिटिव और ये क्वांटिटिव और क्वालिटिव में जैसे कि हम मान लेते हैं कि एक स्कूल में कुछ बच्चे हैं, कोई फर्स्ट कोई सेकंड कोई थर्ड आता है, मार्क के ऊपर हम लोग डिसाइड करते हैं कि क्या है, तो वो हो गया क्वांटिटिव अप्रोच जो पुराने 7QC टूल में है। लेकिन उनमें से क्यों कोई फर्स्ट कोई सेकंड कोई थर्ड क्यों आ रहा है, इसका जब हम पता लगाएंगे इसके लिए हम क्वालिटिव अप्रोच लगेंगे, यानी न्यू 7QC टूल का हम लोग यूज करेंगे। पुराना 7QC टूल जो है वो न्यूमेरिकल के ऊपर है, लेकिन नया जो QC टूल है वो वर्बल, कस्टमर हमारा वर्बल में भी कुछ देता है इनपुट कि वर्बली हम क्या चाहिए। जैसे कि मशीन आवाज कर रहा है, अब ये मशीन आवाज कर रहा है, ये क्या आवाज कर रहा है, क्यों, कितनी बार आवाज कर रहा है, ये इस तरह के जो है जो क्वेश्चंस आते हैं ये हमारे वर्बल कम्युनिकेशन है। इसमें कोई न्यूमेरिक तो है नहीं कितना कम या कितना ज्यादा आ रहा, तो हम इसको भी लेके जो बनाते हैं टूल्स को, तो वो हो गया न्यू 7QC टूल में हम इसको इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो न्यू QC टूल और 7 मैनेजमेंट टूल का हमारा क्या क्या है? सबसे पहले आता है एफिनिटी डायग्राम, देख रहे हैं। उसके बाद आएगा इंटर रिलेशनशिप डायग्राम, उसके बाद आता है ट्री डायग्राम, उसके बाद आता है मैट्रिक्स डायग्राम, उसके बाद आता है मैट्रिक्स डाटा एनालिसिस चार्ट, फिर उसके बाद आता है एरो डायग्राम, लास्ट में प्रोसेस डिसीजन प्रोग्राम चार्ट। आज मैं थोड़ा शॉर्ट में इन सबको बताऊंगा, बाकी इसके बाद वन बैक टू बैक वीडियो दूंगा जिसमें इसके बारे में पूरा डिटेल से रहेगा। तो शुरुआत करते हैं एफिनिटी डायग्राम से। एफिनिटी डायग्राम क्या होता है? स्टिकी नोट्स, यानी छोटे छोटे जो नोट्स होते हैं उसका यूज किया जाता है जब बहुत बड़े पैमाने पर हमको डाटा कलेक्ट करना है। इसमें क्या होता है, सब कोई अपना अपना विचार लिख के उसे और स्टिकी नोट्स बोर्ड में लगा देते हैं। ये ज्यादा क्वांटिटी जब जरूरत पड़ता है तब इसका यूज होता है एफिनिटी डायग्राम। ये जैसे आप देख रहे हैं इस तरह से लगाया रहता है स्टिकी नोट्स। हम लोग एफिनिटी डायग्राम का यूज करते हैं जब हमारा लार्ज नंबर ऑफ डेटा रहता है, उसको हम नेचुरल सेट पर उसके जो रिलेशनशिप है उस पर हम लोग एफिनिटी डायग्राम का यूज करते हैं। इस टूल को हम लोग केजे टूल भी कहते हैं क्योंकि इनका आविष्कार जीरो कावाकिता 1960 में किए थे। एफिनिटी डायग्राम बनाने के लिए हम लोग जितने मेंबर हैं सबको हम लोग बुलाते हैं और सबका ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, और फिर हम ये डिसीजन देते हैं या उससे डेटा का कलेक्शन करते हैं। डेटा के कलेक्शन के बाद हम उसको उसके नेचुरल सेट पर लगाते हैं। तो इसको हम एक एग्जांपल के रूप में पहले देखते हैं। मान लेते हैं कि कंपनी का हमको इफिशियंसी यानी क्षमता बढ़ाना है, तो उसके लिए हमको क्या क्या करना चाहिए। तो हम लोगों ने डेटा कलेक्शन किया, सबने अपना अपना राय दिया। जैसे कि यहाँ पर लैक ऑफ स्टाफ का ट्रेनिंग है, कोई कहता है डिफिकल्ट रिक्रूट जो होता है वो नहीं हो पा रहा रिक्रूटमेंट, क्वालिटी इंप्रूव करना होगा, या प्रोडक्ट डैमेज हो रहा है उसका हमको देखना पड़ेगा, ट्रांजिशन में इशू आ रहा है वो देखना पड़ेगा, स्टोरेज एरिया रॉ मटेरियल कम है। तो इस तरह के बहुत सारे जो हमारे आते हैं स्टिकी नोट्स में, इसको ये हमारा डेटा कलेक्शन हुआ। अब हम क्या करते हैं, इसको इसके ग्रुप में अरेंज कर देते हैं कि इसमें जो आया डेटा वो किस किस ग्रुप से है। जैसे देखिए HR लॉजिस्टिक क्वालिटी कैपेसिटी में हम लोग डिवाइड कर दिए हैं। अब HR में इसमें क्या दिया है, हाई ओवर टाइम आ रहा है, लैक ऑफ स्टाफ का ट्रेनिंग हो रहा है, और रिक्वायरमेंट डिफिकल्टी। ये 3 पॉइंट जो आए थे हमारे एफिनिटी से, तो इससे हमको क्या हुआ, पता चला कि ये HR के ग्रुप में जाता है। लॉजिस्टिक ग्रुप में आ रहा है, जैसे प्रोजेक्ट डैमेज हो रहा है ट्रांजिस्ट में, ट्रक का कूलिंग सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा, या गाड़ियां सही नहीं मिल रही है, तो ये लॉजिस्टिक में आ गया। क्वालिटी में क्या, इंप्रूव क्वालिटी आया, पैकेजिंग ठीक से नहीं हुआ, ये भी क्वालिटी का पॉइंट है। कैपेसिटी में आया कि नहीं CNC मशीन कुछ कम है, इनसफिशियंट है, वो CNC मशीन चाहिए, स्पेस कम हो रहा है असेंबली का, या लिमिटेड स्टोरेज हो रहा रॉ मटेरियल का। तो इस तरह से जो हमारा डेटा आया हम इसको ग्रुप में बांट दिए। तो एफिनिटी डायग्राम जो करता है वो ये काम करता है।
लार्ज नंबर ऑफ डेटा को उसके किससे क्या रिलेशनशिप है उसमें बांट देता है। तो इंटर रिलेशनशिप डायग्राम जो है वो कॉज एंड इफेक्ट, मतलब हमारा रिलेशनशिप दिखाता है फैक्टर के ऊपर, जो अलग अलग फैक्टर है उसके बीच में क्या क्या कॉज एंड इफेक्ट है उसके ऊपर। जैसे कि एग्जांपल में देख रहे हैं, मैनेजमेंट या स्टेक होल्डर ने डिसाइड किया कि चलो पता लगाते हैं कि हमारा सेल्स कैसे इंप्रूव होगा। तो उसके लिए उन्होंने फैक्टर दिया ये सारे कि क्यों इंप्रूव नहीं हो रहा। पहला, इनसफिशिएंट ट्रेनिंग ड्यूरेशन, ट्रेनिंग जो होता है उसका समय बहुत कम दिया जा रहा है। ट्रेनर जो है वो सही, उसका उतना नॉलेज नहीं है ट्रेनर कैलिबर के ऊपर। प्रैक्टिकल का ट्रेनिंग उतना दिया नहीं, इनएडिक्वेट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग का जो प्लान है वो भी सही नहीं है, पुअर ट्रेनिंग प्लान है। क्वालिफाइंग एग्जाम जो है बहुत आसान है इसलिए ऐसा हो रहा है। कैंडिडेट जो इसमें है उसका बैकग्राउंड हो सकता है सही नहीं है। ट्रेनिंग का जो कंटेंट है वो भी सफिशिएंट नहीं है। और लो स्किल इंपॉर्टेंट, मतलब स्किल वाला आदमी उतने है नहीं। तो आइए इसको हम लोग अब इंटर रिलेशन, ये जो सारा आप देख रहे हैं जो हमने अभी बताया, ये सारा को हम लिखते हैं। अब इनको पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग ये करते हैं, हम लोग इसको अलग अलग देखिए, जैसे आप देख रहे हैं सबको डिवाइड कर दिए। अब हम लोग देखते हैं किसके साथ किसका रिलेशनशिप है। जैसे यहां पर क्या आया, इनसफिशिएंट ट्रेनिंग ड्यूरेशन, उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा अगर सफिशिएंट, तो लो स्किल, मतलब लो स्किल मैंने ये आदमी रेडी होंगे, यानी लो स्किल जो हमारा लेबर या जो भी हो जो काम करते हैं वो लो स्किल होंगे। और उसके बाद हम लोग देखते हैं जैसे ट्रेनिंग का कैलिबर, अगर ट्रेनर सही नहीं होगा तो भी लो स्किल होगा। उसके बाद अगर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं होगा तो भी लो स्किल ऑपरेटर रेडी होगा। फिर देखते हैं पुअर ट्रेनिंग प्लान अगर होगा, तो पुअर ट्रेनिंग प्लान से हम लोग देख रहे हैं बहुत सारा एरर हो जा रहा है। अगर ट्रेनिंग प्लान सही नहीं हुआ तो इनएडिक्वेट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगा, फिर ट्रेनर सही नहीं होगा, इनसफिशिएंट ट्रेनिंग का टाइम होगा। इनसफिशिएंट ट्रेनिंग में सारा ही इससे डिपेंड कर रहा, सिर्फ कैंडिडेट का बैकग्राउंड इससे नहीं लिंक हो रहा, पुअर ट्रेनिंग प्लान से। इसके बाद देखते हैं सेम इसी तरह हम देखते जाएंगे एरो जो आते जाएगा। अब हम क्या करते हैं उसके बाद देखते हैं किसमें कितना इन हुआ और किसमें कितना आउट हुआ। जैसे ऊपर में लो स्किल में देख रहे हैं उसमें इन 6 हुआ और आउट जो है वो 0, उससे कोई। उसके बाद जो सेकंड आता है इनसफिशिएंट ट्रेनिंग, उसमें देखिए इन 2 दिखा रहा है और आउट 0 दिखा रहा है। उसमें ट्रेनर कैलिबर, उसमें इन 1 दिखा रहा है, आउट 1 दिखा रहा है। फिर इनएडिक्वेट इनएडिक्वेट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो है उसमें इन 3 दिखा रहा है और आउट 1 दिखा रहा है। पुअर ट्रेनिंग प्लान, इसमें इन 0 और आउट 5 है। इस तरह से हम उसको इन और आउट में बांटते हैं। लास्ट में हमको क्या पता चलता है कि इन जो आउट ज्यादा है, सबसे ज्यादा आउट जिसमें निकलता है वो रीजन होता है और उसका मतलब कॉज होता है, और उसके इफेक्ट जो देख रहे हैं जिस समय सबसे ज्यादा इन हुआ है वो उसका इफेक्ट पड़ता है। यानी पुअर ट्रेनिंग प्लान के चलते लो स्किल इंपार्ट हुआ, मतलब इसमें सबसे प्रॉब्लम क्या था, ट्रेनिंग का प्लान ही सबसे गड़बड़ था, इसलिए हम लोग का लो स्किल आउटपुट आया। तो इस तरह से इंटर रिलेशनशिप डायग्राम जो है हम प्रॉब्लम सॉल्व करने में हमारी मदद करता है। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में ट्री डायग्राम जो है उससे इस तरह ये प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। क्या, प्रोसेस एनालिसिस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्वालिटी इंप्रूवमेंट एंड डिसीजन मेकिंग, ये सारे पर्पस ट्री डायग्राम से सॉल्व होते हैं। ट्री डायग्राम को हम हिरार्किकल डायग्राम भी कहते हैं और इसे बड़े प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर उस पर हम देखते हैं कि किस तरह से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं ट्री डायग्राम, डायरेक्ट एग्जांपल से समझते हैं, डेफिनेशन पे उतने नहीं जाते हैं। जैसे हाई डिफेक्ट इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ये आया, इसका क्या क्या रीजन हो सकता है। इसमें देखिए पहला दे रहा है मैन पावर, सेकंड मेथड, थर्ड मशीन। ये मतलब पेड़ के रूट की तरह ये आप मेन हमारा क्या इस बॉक्स में लिख दिए कि हाई डिफेक्ट या डिफेक्ट रेट इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हुआ, इसका क्या क्या प्रोबेबल रीजन हो सकता है। पहला तो मैन पावर, फिर मेथड, फिर मशीन। अब देखते हैं मैन पावर में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। लैक ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग सही नहीं है। इनएडिक्वेट सुपरविजन, उसका सुपरविजन सही से नहीं हो रहा, इसलिए मैन पावर में प्रॉब्लम आ सकता है। फिर अब देखते हैं मेथड में क्या है, इनसफिशिएंट वर्क प्रोसेस, वर्क का जो प्रोसेस है वो यानी मेथड जो तरीका है वो सही नहीं है, या तो लैक ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर सही से बनाने या प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया जा रहा, तो मेथड में फॉल्ट हो सकता है, जिसके कारण आउटपुट क्या रहा, डिफेक्ट रेट जो है मैन्युफैक्चरिंग बढ़ता जा रहा है। फिर लास्ट में मशीन में देखते हैं क्या है, मशीन ब्रेकडाउन हुआ या इनएडिक्वेट मेंटेनेंस सही से नहीं हो रहा तो मशीन ब्रेकडाउन हुआ।
दोस्तों मैं इन सारे टॉपिक का एक और डिटेल से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि यहां पर मैं जस्ट क्विक वे में बता रहा हूं, इसलिए एक शॉर्ट एग्जांपल दिया। मैं इसका एक बहुत अच्छा और एग्जांपल है जो मैं अपने ट्री डायग्राम वीडियो में आपको बताऊंगा उसके बारे में। तो ये आप जनरली समझ लीजिए, इस तरह से ट्री डायग्राम बताऊंगा। प्रॉब्लम का धीरे धीरे रूट तक जाते हैं कि रूट को सही करेंगे तो मेरा मेन प्रॉब्लम सॉल्व होगा। इसके बाद आता है मैट्रिक्स डायग्राम। मैट्रिक्स डायग्राम का जनरली यूज होता है क्वालिटी मैनेजमेंट और प्रोसेस को इंप्रूव करने के लिए। ये 6 सिग्मा का ही एक पार्ट है। मैट्रिक्स डायग्राम्स क्या करता है, दो और उससे ज्यादा फैक्टरों को बीच में क्या रिलेशन है वो दिखाता है मैट्रिक्स डायग्राम में। ये एक एग्जांपल देखिए, आप ऑनलाइन मोबाइल डीलर है, वो किस किस तरह से, जैसे डीलर 1, डीलर 2, डीलर 3 चॉइस आपका है, डीलर 1, डीलर 2, डीलर 3, और आपका क्राइटेरिया में बांटा गया है अवेलेबिलिटी, अलग अलग अवेलेबिलिटी मोबाइल फोन, सर्विस डिपार्टमेंट, डिलीवरी और लोन प्रोसेसिंग। इसमें देखिए हम लोग किस तरह से बांटते हैं, जो सबसे अच्छा है उसको 5 नंबर, जो उससे थोड़ा वीक है वो मीडियम 3 और सबसे कमजोर 1। अवेलेबिलिटी के हिसाब से हम देखते हैं डीलर 2 जो है उसको 5 रैंकिंग मिला है, मैट्रिक्स बना रहे हैं। सर्विस डिपार्टमेंट देखेंगे तो भी देखते हैं डीलर 2 जो है उसमें 5 मिला है उसको। डिलीवरी के मामले में डीलर 1 उसको 5 का रैंकिंग है, और लोन प्रोसेसिंग में आपका डीलर 1 को 5 और डीलर 3 को भी 5 मिला है। तो इस तरह से हम मैट्रिक्स बनाते हैं और देखते हैं, इससे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम लोग अप्रोच लगाते हैं, किसको लेने से ज्यादा अच्छा होगा। मैट्रिक्स 6 तरह के होते हैं, एल शेप्ड, टी शेप्ड, वाई शेप्ड, सी शेप्ड, एक्स शेप्ड, रूफ शेप्ड मैट्रिक्स। ये 6 तरह के होते हैं। इसके बारे में डिटेल से आगे वीडियो में बताऊंगा। ये आप एक जस्ट आपके लिए दिखा दिया हूं कि जो 6 है वो इस तरह से ग्राफिकल आपको दिखेंगे। इसके बाद आता है मैट्रिक्स डेटा एनालिसिस चार्ट। चलिए मैट्रिक्स को हम सीधे एग्जांपल से ही समझते हैं मैट्रिक्स एनालिसिस चार्ट को, कि मान लीजिए बिग बिलियन डे आया तो ये ऑफर दिया बिग बिलियन डे में, जिसको हम लोग ऑफर में उसको हम 1 से 10 का रैंकिंग में डिवाइड कर दिए हैं। जैसे टी शर्ट लुक के हिसाब से हमको 7 देते हैं, और स्कोर उसका क्वालिटी के हिसाब से हम उसको 6 देते हैं। जीन्स को हम लोग दे रहे लुक के हिसाब से 7 और क्वालिटी के हिसाब से 5। इस तरह से आप देख रहे हैं सारा डेटा को कि लुक और क्वालिटी के हिसाब से 1 से 10 के बीच में रैंकिंग दिया गया है। तो जैसा कि इसके पहले स्लाइड में आप देखें, तो अभी हम इनको कैटेगरी में कर देता हूं जैसा पहले दिखाया। अब यहां देखिए ये 2 कैटेगरी, ये एक्स एक्सिस में हम लिखते हैं स्कोर एज पर लुक, उसको हम एक्स एक्सिस पर डालते हैं, और ये वाई एक्सिस पर हम डालते हैं स्कोर एज पर क्वालिटी। अब जो है जैसे टी शर्ट, ये 7 एज पर लुक, तो 7 एज पर लुक टी शर्ट को हम कहीं पर यहां पर होगा 7, और एज पर क्वालिटी ये 6 है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जा रहा है। जीन्स भी सेम 7, 5, 7 और 5 ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। इस तरह से हम सारे को प्लॉट कर देते हैं और फिर देखते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या क्या आता है। एक्स और वाई एक्सिस में जब प्लॉटिंग करेंगे तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा वो सबसे डिजायरेबल है, उसको हम लोग परचेस करना है, या वो अगर वो प्रॉब्लम है तो वो मेन प्रॉब्लम का जड़ है, या अगर वो सॉल्यूशन है तो वो सबसे बड़ा सॉल्यूशन है जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। सेकंड क्वाड्रेंट वाला जो है वो पार्शियली डिजायरेबल कहा जा रहा है, वो पार्शियली उसको ले भी सकते नहीं भी ले सकते। थर्ड क्वाड्रेंट को नॉन डिजायरेबल, जो थर्ड में आएगा वो नहीं चलेगा, वो गलत है, और जो फोर्थ में आएगा वो भी पार्शियली डिजायरेबल होगा। तो इस तरह हम देखते हैं मैट्रिक्स डेटा एनालिसिस चार्ट से हम किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद आता है एरो डायग्राम। अब हम एरो डायग्राम सीधे एग्जांपल से देखते हैं कि ये हमारा प्रोसेस है, ये स्टार्ट पॉइंट है और ये एंड पॉइंट है, और ये अलग अलग बीच में उसके प्रोसेस है। जैसे ये एक प्रोसेस यहां से यहां करने में हम उसको कैटेगरी होते हैं ए, सी और डी, इसमें 11 दिन लगते हैं, यहां से यहां करने में 12 दिन और यहां से यहां 5 दिन। यानी ये टोटल प्रोसेस अगर इस वे में किया जाए तो ये 11, 12 और 5 यानी 11, 12 और 5 यानी 28 दिन में ये कंप्लीट होगा। ए सी डी इस पाथ पे जाएंगे तो सेकंड क्या है, अगर हम इस पाथ से जाते हैं ए, ई और एफ, तो ए में 11 दिन, ई में 7 दिन और एफ में 9, यानी टोटल यहां हम देखते हैं ये 27 डेज लगेगा।
अगर हम इस पाथ से जाते हैं बी, जी और एच, तो बी में 6 दिन, जी में 8 दिन, एच में 14 दिन, तो इस पाथ से 28 दिन समय लगेगा। और अगर हम इस पाथ से जाते हैं तो हमको लगता है 11, 8, 14 और मतलब 33 दिन। तो इससे हम देखते हैं, ये एक तरह का मैपिंग हो जाता है कि हमारा प्रोसेस में कौन सा शॉर्टेस्ट पाथ है, कौन सा लॉन्गेस्ट पाथ है। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि ड्यूरिंग प्रोसेस कौन सा हम एलिमिनेट कर सकते हैं किस प्रोसेस को, या तो हमको ऐड करना पड़ेगा फॉर क्वालिटी। तो ये इस तरह से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करता है। इसके बाद प्रोसेस डिसीजन प्रोग्राम चार्ट, ये हमको बताता है कि डेवलपमेंट स्टेज में कौन सा प्रोसेस गलत हो सकता है। ये कुछ आपको एफएमईए के बारे में, जैसे एफएमईए हम लोग करते हैं ना, फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस, कि हम पहले से एक अनुमान लगाते हैं क्या क्या फेलियर हो सकता है और क्या नहीं, ये कुछ उस तरह से है। सेकंड जैसे हम देखते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम को हम या तो ऑप्टिमाइज कर सकते हैं या मिनिमम या हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं इसके द्वारा। इससे हम क्या करते हैं, कंटीजेंसी प्लान, यानी अगर इस तरह से ये मोड फेलियर हो तो हमको नेक्स्ट स्टेज अपना नेक्स्ट क्या लेना है एक्शन, वो इससे हम पता कर सकते हैं। इससे हम लोग ये भी देखते हैं कि क्या क्या रिस्क मैनेजमेंट है, और हम जिस टूल, इस टूल के यूज से हम वक्त रहते अपना काम खत्म भी कर सकते हैं। इसमें हम क्या कहते हैं, अपना ऑब्जेक्टिव हम पहले डिफाइन करते हैं, क्या हमको मेरा क्या ऑब्जेक्टिव है, और उससे हम नेक्स्ट स्टेप चाहते हैं तो उसमें क्या क्या हम लोग फेलियर हो सकता है या रिस्क मैनेजमेंट हो सकता है, ये इसमें देखते हैं। अब हम क्या करेंगे कि एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल से पहले हम देखते हैं इसमें कौन कौन से सिंबल यूज होते हैं। जैसे ये स्क्वायर हुआ तो उसका प्रपोज्ड एक्शन, जो एक्शन है वो स्क्वायर में लिखा जाएगा। और कंडीशन, अगर वो इफ ये स्क्वायर मतलब रेक्टेंगल जो कॉर्नर में राउंड शेप है उसमें लिखते हैं। इस तरह के सिंबल में हम लिखते हैं पॉसिबल काउंटर मेजर, क्योंकि उसके बाद हम क्या एक्शन लेना है, और उसके बाद वहां से ओके और नॉट ओके दो आता है, यानी प्रैक्टिकली पॉसिबल है और एक ये प्रैक्टिकल पॉसिबल या फिजिबल है, और सेकंड होता है कि वो इम्प्रैक्टिकल है या डिफिकल्ट है, उसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। इसको आप एक एग्जांपल में समझिए। आप नेक्स्ट, जैसे यहां हमारा ऑब्जेक्टिव है टू गिव प्रेजेंटेशन एट कॉन्फ्रेंस, हमको मेरा ऑब्जेक्टिव है कि कॉन्फ्रेंस में जाके हमको अपना प्रेजेंटेशन देना है। तो इसमें क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है कि मैं वहां कैसे जाऊंगा, बाय कार से जाऊंगा, अपना लैपटॉप लूंगा प्रेजेंटेशन के लिए, और या वीडियो प्रोजेक्टर यूज करूंगा प्रेजेंटेशन को देने के लिए। अब इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है, कार से जाऊंगा, हो सकता है कार ब्रेकडाउन हो जाए, लैपटॉप में हो सकता है कि प्रेजेंटेशन फाइल हमको ना मिले, और या तो लैपटॉप ही ऑन ना हो या प्रॉब्लम करे, और वीडियो प्रोजेक्टर काम ही ना करे, तो ये रिस्क हो सकता है। ये हमको कौन बताता है, ये प्रोसेस डिसीजन प्रोग्राम चार्ट। अब इसका आउटकम क्या होगा, काउंटर मेजर हम क्या कर सकते हैं। कार ब्रेकडाउन हुआ तो हम एक कार हायर कर लें या तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाएं। प्रेजेंटेशन फाइल अगर गुम जाए तो हम क्या पेन ड्राइव में अपना डेटा को ले लें, ताकि अगर लैपटॉप प्रॉब्लम हो तो भी काम चल जाए। और या तो ऑर्गेनाइजर का हम लैपटॉप या पीसी ले सकते हैं। वीडियो प्रोजेक्टर काम नहीं कर रहा तो व्हाइट बोर्ड में लिखेंगे, या तो जो ओवरहेड प्रोजेक्टर है उसका यूज करेंगे। तो इसमें हम देखते हैं कि हम मेरा अपना मतलब हम लोग क्या सिलेक्शन निकला, सिलेक्शन ऑफ काउंटर मेजर क्या निकला कि नहीं हम हायर ऑफ कार करेंगे, इसलिए उसमें सिंबल ओ का दिया है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं लेंगे, पेन ड्राइव यूज करेंगे, ऑर्गेनाइजर का पीसीएम नहीं लेंगे, और ओवरहेड प्रोजेक्टर का यूज करेंगे। यानी 3 आउटकम इसमें निकला है, कार हायर करेंगे, पेन ड्राइव ले लेंगे और ओवरहेड प्रोजेक्टर का यूज करेंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एग्जांपल जो हो गया प्रोसेस डिसीजन प्रोग्राम चार्ट, कि किस तरह से हम डिसीजन लेंगे अपने प्रोसेस में होने वाले फेलियर या मोड का, इस तरह से हम देखते हैं। दोस्तों ये हो गया आज का टॉपिक हमारा, जो न्यू 7 किसी या न्यू 7 मैनेजमेंट एंड प्लानिंग टूल। इसके बारे में अगर आपको कहीं से कुछ समझ में ना आए तो मुझे कमेंट पर जरूर लिखिएगा, और हां अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मुझे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू दोस्तों।